कोई उन्हें मोदी के मन का मोहन कहता है तो कोई राजनीति का छुपा रुस्तम। लेकिन एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के मन में क्या है, ये जानने के लिए आज खुद मोहन यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। और चूंकि चुनाव का चक्कर चल रहा है और मंच से आपकी आजकल तारीफ़ें बहुत हो रही हैं, मोदी जी जहाँ भी जाते हैं आपकी तारीफ़ ज़रूर करते हैं, तो क्या इससे कोई एक बूस्ट मिलता है? देखिए, हमारी नई नई सरकार बनी है और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सदैव स्वभाव रहा है कि वो हर छोटे कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन दे करके उसका काम में मन लगा रहे, वो काम और ऊर्जा से करे, तो वो एक स्वाभाविक प्रोत्साहन जैसा है। मैं भी उसको उसी भाव से लेता हूँ कि उनका पीठ पे आशीर्वाद है, ये बड़ी बात है। यद्यपि ये मान के चलिएगा कि कोई भी सरकार 100 दिन के अगर काम कंप्लीट करके आगे बढ़ रही तो बहुत इनिशियल स्टेज है, कोई बहुत बड़ी स्टेज नहीं है। इसलिए मैं उसको उनके आशीर्वाद स्वरूप मान के चलता हूँ कि वो मुझे एक तरह से छोटे भाई की तरह प्रेम करके बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और मैं उनका आशीर्वाद सदैव इसी तरह से आभार भी मानता हूँ, लेकिन वो हमको प्रेरणा दे रहे हैं लगातार काम करने की। बिल्कुल, मैं यही आपसे जानना चाह रहा था कि ये 3 महीने मुश्किल से 100 दिन का वक्त हुआ होगा, लेकिन 100 दिन के वक्त में अप्रेजल इतना अच्छा हो जाए तो ये इसके पीछे आपने क्या रणनीति अपनाई थी? क्योंकि आप जब सीएम बने और उसके बाद बहुत कम वक्त मिला था कि आचार संहिता है और उसके बाद फिर चुनाव की एक बड़ी चुनौती और उसको लीड करने की चुनौती एक बहुत बड़ी थी। देखिए, काम करने के लिए तो मेरे को थोड़ा प्रशासनिक अनुभव तो है पहले से, तो काम की गुणवत्ता देख करके, आवश्यकता देख करके दक्षता के साथ काम करा लेना ये मेरा स्वभाव रहा है। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि दिन कम है, लेकिन ये बात सही है कि कनेक्टिविटी के लिए इफ़ेक्टिव रोल ज़रूर चाहिए और इफ़ेक्टिव रोल में मैं देर नहीं करता हूँ। तो संवेदनशील होना, जनता से जुड़ा हुआ निर्णय होना, पारदर्शी होना, स्वच्छता के साथ शुचिता की आवश्यकता महसूस करना, ये मैं परमात्मा की दया से भाजपा में होने के कारण से बहुत अच्छे से कर पाता हूँ। और वहीं ये भाजपा में प्रदेश के स्तर पे, पार्टी के स्तर पर, जनता के स्तर पर प्रेम भी बहुत मिलता है, तो उत्साह उमंग भी रहता है। लेकिन कुछ निर्णय किए गए जिस निर्णय का जनता ने अच्छा एप्रिसिएशन किया है, कुछ निर्णय के अलावा कुछ हमने कोई, जैसे उदाहरण के लिए कोई गरीब आदमी प्रशासन से अपेक्षा करता है कि कोई कार्रवाई होना चाहिए, तो उस दिशा में कार्रवाई कर दी। घटना होना अलग बात है, लेकिन घटना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए जनता के लिए रिलीफ पैदा करना, जनता के भी सरकार की जीवंतता दिखाना, इसके कुछ कारण रहे हैं जिस कारण से मैंने फिर भी कहा कि मैं इससे संतुष्ट अभी कम हूँ, क्योंकि समय कम हुआ और बहुत जल्दी आकलन कर लेना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी। लगातार काम करते रहने से मुझे भी सीखने को मिलेगा और ये माननीय मोदी जी का, माननीय एचएम साहब को, माननीय नड्डा जी का, हमारे प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं का, सबका आशीर्वाद रहेगा तो मैं लगभग 2-2.5 साल बाद अपना मूल्यांकन करने का विचार रखता हूँ। बिल्कुल, मैं इस मुद्दे पर आऊँगा और बहुत डिटेल में आपसे सवाल भी करूँगा, लेकिन चुनाव का ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और मतदान भी हो चुका है। छिंदवाड़ा एक बहुत बड़ी चुनौती थी, वहाँ पर मतदान हो गया है और आपने बहुत फोकस किया वहाँ पर। मेरे ख्याल से छिंदवाड़ा की गलियाँ आपने छान डाली होंगी। मैं छिंदवाड़ा 10 बार गया हूँ, 2 रात में ही रहा हूँ। मेरे अलावा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, माननीय हमारे गृह मंत्री जी आए, नड्डा जी, उसके बाद माननीय एचएम साहब भी आए। तो ये बात बिल्कुल सही, हमारे माननीय वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी लगातार कैंप कर रहे थे। हमने ये तय किया था कि छिंदवाड़ा के अंदर छिंदवाड़ा की जनता की जो आवाज़ आ रही, जो पल्स हमको समझ में आ रही थी, वो आक्रोश से भरी हुई थी। जब छिंदवाड़ा कांग्रेस से मुक्ति चाह रहा था और मुझे संतोष है संभवतः हम छिंदवाड़ा बहुत अच्छे से जीतेंगे। लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो पहला चरण हुआ था उसमें वोटिंग परसेंटेज एक बड़ा फैक्टर है, एक बड़ा कम फैक्टर हुआ है। तो आप इसको कैसे डिकोड कर रहे हैं, क्योंकि तमाम तरह की आशंकाएं उसमें जताई जा रही हैं? बिल्कुल सही बात है। क्या होता है कि जनरल एक वोट का जो हमारा ट्रेंड है, वो पुराने स्तर पे अगर मैं लूँ तो हमारा एवरेज वोट पिछली बार माननीय मोदी जी का 58% गिरा था, लेकिन इस बार हमारा वोट परसेंटेज फसल कटाई के कारण से
शादियों का बहुत, विवाह का बहुत बड़ा आयोजन जगह जगह हो रहे थे, मान के कार्यक्रम हो रहे थे, फसल कटाई का समय चल रहा था, गर्मी भयंकर पड़ रही थी। और ये पिछली बार मई में चुनाव हुए थे इस क्षेत्र में, अब की बार अप्रैल में हो गए, अप्रैल भी फर्स्ट वीक्स में हो गए। तो इसका नुकसान थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज पे आया है, तो वो मेरी पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी पे भी आया है। नहीं तो आप कैसे डिकोड कर रहे हैं जो आशंकाएं जताई जा रही देखिए, हैं, क्योंकि बीजेपी मूल रूप से वो पार्टी मानी जाती है जो अपने मतदाता को निकाल करके बूथ तक लाती है। मैं इसको इसी तरह से बताना चाहूँगा कि हमारे अलावा बाकी राज्यों में तो और 5-6% नीचे गया है। हमारी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, तो हम जिस स्तर पे आए हैं उसमें हमको संतोष है कि हमारा वोट हम किनारे पहुंचा पाए हैं। अदरवाइज बाकी राज्यों में तो और डाउन गया है। तो क्या जो मिशन 29 आप लेकर चले हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा उसमें निश्चित रूप से रोड़ा था, केवल एक सीट हमारी 2019 में बची थी, वो छिंदवाड़ा है। 2014 में हम 2 माइनस करते गुना के, गुना हमारे साथ श्रीमान सिंधिया जी साथ में है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से हम ये जो रिजल्ट आएंगे, केवल रिजल्ट की देर है। छिंदवाड़ा तो चुनाव हो चुका है, बाकी के चुनाव चल रहे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की एक लहर चल रही है, उसका इफेक्ट दिख रहा है सब तरफ, तो निश्चित रूप से हम सब सीट जीते हैं। नहीं, पिछले 2 जो चुनाव थे, 2019 का चुनाव लोकसभा का और उसके बाद फिर ये 2023 का विधानसभा का चुनाव, वो बीजेपी के लिए एक केक वॉक की तरह था, मतलब इतना लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी। तो क्या वो जो पेस है, वो जो बहुमत है, वो जो मैंडेट है, उसको इस बार भी कायम रह पाएगा? वो क्यों नहीं रह पाएगा, बिल्कुल रह पाएगा, बल्कि अच्छा आएगा। आप बताइए ना, पिछले 2 महीने पहले चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की हमारी पुरानी मेजोरिटी से हम और 1.5 मेजोरिटी आगे तक गए। माननीय मोदी जी का तो प्रभाव था। राजस्थान, छत्तीसगढ़ तो हम हारे हुए थे, वहाँ भी हम निकाल के लाए। तो मोदी जी का जादू चल रहा है, और मोदी जी के जादू का सबको लाभ मिला। लेकिन ये देखा है कि पिछले जो सीएम थे उनके बारे में कहा जाता था कि वो पाँव पाँव वाले भैया हो गए थे। लेकिन आप जब से आए हैं तो लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि मोहन जी तो लगता है कि नेचुरली ही उनके पैर में भंवरी है। आप जो है लगातार कभी यहाँ दिखते हैं, कभी कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ भी पहुँच जाते हैं। तो ये जो मंत्र है, क्या वो मोदी जी से मिला है? तो मंच पर ये काफ़ी तो मंत्र देते हैं वो। देखो क्या है, भाजपा के हर एक कार्यकर्ता की उसकी अपनी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वो काम को भगवान मानता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हम सब भाजपा के कार्यकर्ता अपनी दिनचर्या में इस ढंग से इसको आत्मसात करके रखते हैं कि हमको अगर जो जवाबदारी मिलती है उस जवाबदारी में डूब के करते हैं, उसको अच्छे से करते हैं। अब ये अलग बात है कि मेरे पास उसके संसाधन है, मेरे पे कैमरा है, मेरे पे आप सबके जानकारी आ रही है, लेकिन मेरे से अनाम ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो पर्दे के पीछे हैं, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, उसी दक्षता से काम करते हैं और उसी कारण से रिजल्ट आते हैं। उसी कारण दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बनती है। और हमारी मेजॉरिटी, आप कोई अंदाज नहीं लगा सकता था कि लगभग राजीव गांधी की, इंदिरा गांधी की घटना छोड़ दें अगर, कि जब उनकी 415 की मेजॉरिटी आई थी। अदरवाइज कांग्रेस को भी ऐसी मेजॉरिटी तो नेहरू जी के टाइम पे पहले चुनाव में आई थी, बाद में नहीं आई थी। तो ये जो मेजॉरिटी आना इतनी बड़ी, ये चुनाव केवल उसी कारण से जाना जाएगा जिसको उनसे हमारी भाजपा की अपनी कार्यपद्धति और नरेंद्र मोदी जी का जादू, उनका अपना व्यक्तित्व का बड़ा असर है। आपने छिंदवाड़ा को लेकर के तो दावा किया है, लेकिन एक और कांग्रेस के छत्रप दिग्विजय सिंह जी जो हैं वो आजकल पैर पैर घूम रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। वो वहाँ कहीं कोई फाइट देख रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ। और आप जिन मुद्दों पर उनको घेरते थे आजकल वो उससे बच रहे हैं कि कुछ बोलते नहीं हैं। भाई, आपने तो खुद कहा था कि वो बोलते हैं तो हमारा प्रचार करते हैं। तो कह ही रहे हैं, उनका जो स्वभाव था वो स्वभाव बदल करके अब वो संघ की तारीफ कर रहे हैं, प्रचारक जी की तारीफ कर रहे हैं। तो वो उनके सब ये छलिया वाले रूप हैं, हम सब जानते हैं। उनका अपना चरित्र लोग जानते हैं, उनके कार्यपद्धति, उनके बंटाढार सरकार को याद रखते हैं लोग। और ये भी मत भूलना कि वो उनने भोपाल छोड़ करके राजगढ़ पकड़ा है। तो जो आदमी, और जिस दिन उनको टिकट डिक्लेयर हुआ उस दिन उन्होंने कहा था कि मैं, पार्टी ने कहा इसलिए लड़ रहा हूँ और मेरा आखिरी चुनाव है। तो ये जो दोनों बातें वो निराशा के भाव बताती है। जो अपने आप में आदमी जो लड़ने के पहले चुनाव हारने वाली बात करता है, ये उस रास्ते पे जा रहे हैं। इसलिए मैं तो नहीं मानता हूँ कोई चुनौती हमको है। लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे हैं आजकल, तो ये आपका असर है कोई? मेरा असर नहीं, उन्होंने खुद ने कहा कि मेरे को पार्टी ने कहा तो लड़ रहा हूँ। इसका मतलब मोदी जी की आंधी को जानते हैं, मोदी के प्रभाव को जानते हैं, भाजपा की ताकत को जानते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से वो क्या, उनके जैसे कौन कैंडिडेट बोल रहा है बताइए आप? 29 में से किसकी आवाज़ आ रही है?
उनकी छोड़ो, कांग्रेस को लड़ाने वालों की कोई क्या आवाज़ आ रही तो बताओ। इनकी छोड़ो, इनके दिल्ली के आका में से कौन आने वाला है कोई प्रदेश में? कोई आ नहीं रहा, एक तैयार नहीं आने को। राहुल गांधी जी ने घोषणा की 21 तारीख को मध्य प्रदेश सपना में बड़ी सभा करेंगे। तबीयत खराब हुई, तबीयत नहीं खराब होगी, उनको नहीं आना था क्योंकि उनको लग नहीं रहा था कि वो सफल होंगे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भेज दिया उन्होंने। तो जब ऐसी स्थिति में नाच न जाना आंगन टेढ़ा, अब करें क्या इसका? जो आंधी दिख रही है वो तो अपने आप है। लेकिन आरोप तो ये लगते हैं कि जो लोग बोलते हैं उनको आप अपनी पार्टी में शामिल कर लेते अब मैं उनको बोलने वालों को नहीं करता हूँ, जो पार्टी में आने वाला है उनको लाता हूँ, बल्कि लाने की लंबी कतार है, उसमें से हम सब लोग विचार करते हैं। हमारी पार्टी में सामूहिक नेतृत्व की ताकत है, पार्टी विचार करती है किसको आने देना किसको नहीं आने देना। तो हमारे पास 100 आवेदन देते हैं तो उसमें से 10 छांटते हैं। हैं। आवेदन आते हैं? हाँ, उसके बाद ही देखते हैं प्रत्येक आदमी से, जो आप क्या मान के चलते जिसको पट्टा डालते हैं पार्टी में लाते हैं, उसके बारे में पूरी खातिरी करते हैं किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। तो क्या स्क्रूटनी होती है उसकी? 100% कोई फॉर्मेट भी है? उसके गुणदोष देखे जाते हैं, उसका आचरण देखा जाता है, उसके क्षेत्र में अपनी कोई आपराधिक छवि तो नहीं है, वो कोई दूसरे कारण से तो नहीं आ रहा, बहुत सारे कारण उस पर देखे जाते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, ये इसी से जुड़ी हुई कि आप पार्टी में जो है आप आवेदन ले रहे हैं, लेकिन इससे कहीं एक ये मैसेज जा रहा है कि आपकी जो पार्टी का आम कार्यकर्ता है वो निराश है, क्योंकि वो ये निराश नहीं है, ये मीडिया का बना था और उसको अब उसका झंडा उठाना पड़ता है। मीडिया का बनाया हुआ एक नैरेटिव है, और उसी के साथ साथ जो अपोजिशन है जिसकी पार्टी से लोग छोड़ के आ रहे हैं, ये उनका एक क्या बोलना चाहिए इसको, मालवी भाषा में तो अपन एक जैसे किसी के मन से कराह निकलती है ना, उसको हम हाय बोलते हैं। ये उनकी हाय सुनाते रहते हैं, लेकिन वो हाय अगर दिल से निकले तो सही है, वो दिल से दिमाग से निकलती कि लोग जा क्यों रहे हैं। वो ये भूल गए कि उनकी पार्टी अपने पार्टी के कैडर को संभाल नहीं पा रही है, उनके नेतृत्व ने अपनी विश्वसनीयता ख़त्म कर ली है। उनकी जो एक राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच विश्वास कायम रखे, उनके बीच में नेतृत्व क्षमता का विश्वास जगाए, उनको अवसर आने पर आगे तक ले जाए, लेकिन परिवारवादी व्यवस्था होने कारण से, और ख़ास करके भगवान राम के मंदिर में निमंत्रण ठुकराने की घटना, भगवान राम के पहले हमारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब सेना पे प्रश्न खड़ा करना, माननीय मोदी जी के देश के लोकप्रियता वाले चरम वाले दौर में वो जब मोदी जी पे प्रश्न उठाते तो कांग्रेस के लोग आक्रोशित होते कि भाई आप उनको मत बोलिए, आप अपनी पार्टी मजबूत करिए, हमारी तरफ देखिए, हमारे साथ खड़े होइए, हमको नहीं देख रहे हो आप, हमारे लोगों की भावना को नहीं देख रहे हो। तो जब आप भाजपा उसके उलट देख लीजिए कि 50 साल तक हमारे नेता प्रतिपक्ष रहे स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, वो तो कहीं नहीं गए, उनके साथ वाले लोग कहीं नहीं गए। हमारी पार्टी ने चने खा करके इस पार्टी को खड़ा किया, 2 लोगों से पार्टी खड़ी हुई, आज अब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी खड़ी। तो जब तक आप कैडर मजबूत नहीं करोगे, जब तक आप अपने बीच में आइडियोलॉजी की दृष्टि से मजबूत नहीं हो, वही आइडियोलॉजी की बात आ रही कि जो लोग हैं, तो क्या वो बायोडाटा जब देते हैं तो उसमें आइडियोलॉजी चेंज का कोई ऑप्शन होता है? बिल्कुल, मैंने आपसे 2 बात कही है। भारतीय जनता पार्टी में आने वाला कोई भी व्यक्ति जब तक उस आइडियोलॉजी के अंदर समाविष्ट नहीं होगा, उसका कोई उद्धार नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ तो माननीय अटल जी ने भी एक अच्छा शब्द बोला था कि हमारा सबसे बड़ा पद कार्यकर्ता है। इसीलिए आप देखो बड़े से बड़े पद पर रहे व्यक्ति भी सामान्य कार्यकर्ता की तरह आज रह रहे हैं, और मेरे से सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की तरह भी है, माननीय मोदी जी जैसा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के पद पे है। तो ये पार्टी की विशेषता है, कब किसको कहाँ से उठा के कहाँ बिठा दे, कहाँ से ऊपर नीचे से लिया है, ऊपर से लिया है, लेकिन हर कार्यकर्ता पर पार्टी का ध्यान रहता है और पार्टी उस सब की चिंता करती है। इसी से मुझे ध्यान आया, मैं चूँकि उस बात का खुद गवाह हूँ कि 2003 में आपको बड़नगर से टिकट मिला था और आपने वो टिकट लौटा दिया था, और फिर जाकर के 10 साल बाद 2013 में आपको टिकट मिला। मैं आपको थोड़ा संशोधन करना चाहूँगा कपिल जी, मेरा टिकट तो 1990 में हो रहा था, लेकिन मेरी उम्र कम पड़ गई थी। उस समय 25 साल चाहिए थी और मेरी उम्र उसमें 23.5 साल थी। फिर बाद में मिड सेशन में चुनाव होगा 93 में, तब तक मैं फिर 93 राष्ट्रीय मंत्री से फ्री होकर संघ में चला गया। फिर मैं 98 के आसपास भाजपा में आया, युवा मोर्चा में काम करते हुए, युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वगैरह। लेकिन उसी समय भी 93 के सारे कैंडिडेट रिपीट हो गए थे। संयोग से अलग बात है कि हमारी सरकार ना तो 93 में दोबारा बन पाई, ना 98 में बन पाई। जब 2003 का मौका आया तो जो आपने बताया मेरे को भी फॉर्म मिला था, लेकिन हमारी पार्टी की विशेषता ये है कि पार्टी हर एक कार्यकर्ता को हर एंगल से देखती है। तो ये पार्टी का बहुत बड़ा एक तरह से
एहसान भी है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छे से परीक्षा भी लेती है, लेकिन बहुत अच्छे से परीक्षा के बाद में यद्यपि ये मान के चलो कि 90 से 2013 में पहली बार विधायक बना, लगभग 20 साल मेरा एक तरह से कटा, लेकिन फिर भी पार्टी ने कोई बात नहीं, उसी बीच मेरी ट्रेनिंग कराई, कभी यूडीए चेयरमैन, कभी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन, या मैं टूरिज़्म में काम करता था, वेस्टर्न रेलवे का मैं बोर्ड मेंबर रहा, ईसी मेंबर रहा, उसके बाद में खसकते हुए शिक्षा मंत्री का काम करा। तो प्रशासनिक दृष्टि से जैसे 20 साल में 82 में चुनाव लड़ा जॉइंट सेक्रेटरी साइंस कॉलेज का, और 92 तक लगातार विद्यार्थी परिषद में रहा, और 92 से लेकर 2003 तक फिर वापस विभिन्न पदों पे रहा। तो 20 साल मैंने संगठन में काम किया और 20 साल सरकार में काम किया, तो लगभग 40 साल तक मेरी परीक्षाएं हुई, लेकिन कोई बात नहीं, पार्टी का काम। बिल्कुल, मैं वही प्रशासनिक क्षमता पर जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आऊँगा उस पर, वो हमने यूडीए में भी देखी, और आप लंबे समय तक टूरिज्म बोर्ड के मैं तो चेयरमैन भी रहे, बहुत सारी जगह रहा हूँ। लेकिन उसमें मुझे ध्यान आ रहा है, ये हिंदुस्तान का दिल देखो कैंपेन चला था और पूरे देश वो आज भी याद करता है। क्या मैं यदि सही हूँ तो आपके ही कार्यकाल का वो? हमको 2 बार पुरस्कार मिला, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था उस समय। ये तो एक बार एडवर्टाइजिंग के लिए मिला था, एक बार ये हेरिटेज से संबंधित काम करने के लिए मिला था, और एक बार हमने तीर्थाटन, टूरिज़्म में तीर्थाटन को एंट्री कराई थी। अदरवाइज टूरिज़्म मतलब होटल, रेस्टोरेंट, इसी पे जाते थे। हमने कहा ये तीर्थ जो जाते हैं, ये भी तीर्थाटन भी टूरिज़्म का हिस्सा है, और उसी आधार पर हमने तमाम देवस्थानों पे लगभग 400 करोड़ रुपए की मदद लेके आए थे। और कांग्रेस की सरकार थी, सुबोध कौन सहाय मंत्री थे कांग्रेस के, मनमोहन सिंह की सरकार थी, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट को उनने 3 बैठक में एक्सेप्ट किया और उनने पैसा भी दिया था, और तब से लेकर आज तक टूरिज़्म के माध्यम से मंदिरों में पैसा लगना शुरू हुआ है। लेकिन ये ऐसी चीज़ें जो इसमें कुल मिला करके प्रशासनिक निखार तो आता ही है, लेकिन अंदर का आत्मविश्वास भी रहता है, आत्मसंतोष भी रहता है कि हमने कोई अच्छा काम किया। अच्छा, मुझे चूंकि इशारा मिल रहा है कि वक्त कम है, तो मैं फिर से राजनीतिक सवालों पर आना चाहूँगा। ये कहा जाता है कि आप सीएम तो एमपी के हैं, लेकिन टारगेट जो है वो यूपी और बिहार है। बहुत गलत है, जो बोलते हैं वो थोड़ा अधूरा बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिपाही के लिए क्या मध्य प्रदेश और क्या देश, सब एक ही है। मैं इसी मुख्यमंत्री बनने के बाद 7 राज्यों में जाके आया हूँ। मैं यूपी गया, बिहार गया, हरियाणा गया, दिल्ली गया, तेलंगाना गया, राजस्थान गया, और नॉर्थ ईस्ट के भी प्रदेश में मैं गया। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि कोई इसके कारण है, लेकिन उसके उलट देख लो आप, मेरे अपने राज्य में चुनाव चल रहा था, हमारी प्राथमिकता अपने राज्य के चुनाव की, और मुख्यमंत्री की होना भी चाहिए, गलत क्या है उसमें। लेकिन पार्टी के सिपाही होने के नाते से मैंने कहा कि मेरे जैसे बहुत कार्यकर्ता जिनको जहाँ ड्यूटी लगा रहा है वो जा रहे हैं अभी अपना काम करने के लिए, बल्कि अपने राज्य में भी जहाँ पहले चरण के चुनाव होगा तो उनको हम दूसरे हिस्से में लगा रहे हैं अपने राज्य के। मैं मतलब आपको स्पेसिफिक बताऊं तो जो अखिलेश यादव हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने ये आरोप लगाया था क्या कि आपको जो है यूपी और बिहार में सेंधमारी के लिए कहा, तो आपने शायद, मुझे ध्यान है कि नकली यादव उनको कहा था। किनको? अखिलेश यादव। नहीं, मैंने नकली यादव कभी नहीं कहा। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई एक ही परिवार के व्यक्ति क्यों पदाधिकारी बनना चाहिए, एक ही परिवार से सीएम बनना चाहिए, हाँ। एक ही परिवार से सांसद बनना चाहिए, उस खानदान में पैदा होना चाहिए। तो हम लोकतंत्र में जिंदा हैं, और लोकतंत्र के आधार पर काम अगर करना चाहते तो हर किसी को मौका मिलना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज का हो, हर एक को मौका दो, आप हर एक को आगे बढ़ाओ। लेकिन जैसे सोनिया गांधी जी के परिवार में उनके वंश का होना जरूरी है, तो उनके वंश में इंदिरा जी आती है, उनके वंश राजीव जी आते हैं, उनके वंश में सोनिया जी आती है, फिर अब राहुल आते हैं, प्रियंका आती है। तो एक ही वंश से वो ढूंढते हैं। हर एक दल को आप देख लो घुमा फिरा करके, ममता बनर्जी अपने भतीजे को चाहती है, लालू जी अपने बेटे को चाहते हैं, शिबू सोरेन अपनी पत्नी को चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को चाहते हैं। इनकी पूरी परिवारवादी पार्टियां हैं। इन परिवारवादी पार्टियों की एक अपनी ताकत बनी हुई है, जिसके आधार पर वो सारी ताकत अपने इन परिवारों में रखना चाहते हैं, राजनीतिक सत्ता उनके पास रखना चाहते हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। यशस्वी प्रधानमंत्री का आप देख लीजिए पलट के, आज की स्थिति में प्रधानमंत्री जी को चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं, हमको जरूरत है प्रधानमंत्री जी को चुनाव में ले जा करके उनको प्रधानमंत्री बनाने की। उनका बेटा है, बेटी है, कौन है, किसके लिए लड़ रहा है वो। इसीलिए हमने कहा कि 142 करोड़ उनका परिवार है, ये हम कह रहे हैं। वही है कि मैं राजनीतिक सवाल आपसे करता हूं और मुझे जो व्यक्तिगत जानकारी है वो पास में आ जाती है। मतलब मैं
जानना चाहता हूँ, आपके भी बेटे हैं और MBBS कर रहे हैं, और मैंने कहीं पढ़ा है कि वो तो CM हाउस के तामझाम से भी दूर रहते हैं। नहीं ना, मेरा अपना स्वभाव भी है और बच्चों को ऐसे संस्कार भी है कि भाई अगर आपको पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करिए। एक बच्चा अभी MBBS तो उन्होंने पहले कर लिया, अभी PG कर रहा है वो, तो यहाँ भोपाल में कर रहा है मेडिकल कॉलेज में, तो हॉस्टल में रहता है। भाई उसको पढ़ना है तो हॉस्टल में रहे, पढ़ाई के बाद जो देखेगा उसकी डॉक्टरी करेगा या उसको जो करना हो करे। एक छोटा बेटा वो LLM कर चुका, वो उज्जैन रहता है। एक बेटी पहले यहाँ पढ़ती थी, मैं जब उसमें एजुकेशन मिनिस्टर था, टूरिज्म में भी था उस समय, तो वो भी हॉस्टल पढ़ती थी। तो ये तो एक सामान्य बात है। जैसे कभी कभी इसका बड़ा एक मेरे को थोड़ा अंदर से पीड़ा होती है, जो लोग इस तरह से कर लेते हैं कि भाई अब हम मान लो यहाँ कोई मंत्री बन के आए, मुख्यमंत्री बन के आए, या कोई टूरिज्म कॉर्पोरेशन या किसी कॉर्पोरेशन में चेयरमैन बन के आए, तो पूरा घर क्यों ले आना अपने को? पूरे घर को लाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इससे फिर उनकी भी ग्रोथ रुकती है और हम पे भी आरोप लगते हैं। तो सुचिता के लिए ये भी ज़रूरी कि अपना आत्मानुशासन होना चाहिए। आत्मानुशासन में आप अपने कंट्रोल में भी रहोगे और जो आपसे अपेक्षा उसके प्रति न्याय करोगे। तो ये भाजपा है, भाजपा में तो यही होना चाहिए, मैं तो ये मान के चलता हूँ। बिल्कुल। और आपने जो कहा, मुझे ध्यान आ रहा है कि आपने जो अपनी जर्नी भी गिनाई है कि आप संगठन में रहे, संगठन का बहुत सारा काम किया, और राजनीति में ही चूंकि आपको आना था, तो राजनीति के लिए कोई योग्यता तो नहीं होती, लेकिन आपने तो BSc किया, MA किया, उसके बाद PhD और MBA तक की LLB भी किया है। हाँ, LLB भी किया है। तो क्या कोई खास वजह है? क्योंकि राजनीति में आपको आगे बढ़ना तो कोई योग्यता की जरूरत तो थी, मतलब मेरा कहना राजनीति में आने वाला पढ़ने लिखने वाला नहीं होना चाहिए, ये भी कहाँ लिखा है। राजनीति में पढ़ने लिखने का महत्व है, और मैं आज भी पढ़ता हूँ। मैं भले परीक्षा नहीं देता हूँ, लेकिन पढ़ाई लिखाई मेरा शौक है और करना भी चाहिए, इसमें गलत क्या है, बस चल रहा है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चूँकि आपको जाना है, मुझे पता है कि चुनाव का समय है, कि अभी सैम पित्रोदा हैं, उन्होंने कहा है कि उत्तराधिकार टैक्स जो है वो उसकी चर्चा उन्होंने छेड़ी है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? वो कह रहे हैं कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया, वो प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं कि उनको कांग्रेस का मैनिफेस्टो दे दें, आप ज़बरदस्ती उसे इशू बना रहे हैं। अरे भाई, बोलेंगे वो और इशू हम बनाएंगे, ये कैसे हो सकता है? कहा किसने है? और जो विरासत टैक्स की बात कर रहे हैं, तो वो जिसके गुरु बनते हैं उनके परिवार की तरफ निगाह डाल के देखे। राहुल गांधी जी से विरासत की बात करने के पहले हम नेहरू जी से शुरू करेंगे। नेहरू जी की विरासत है इंदिरा जी के पास, इंदिरा जी की विरासत राजीव गांधी के पास, राजीव की सोनिया के पास, सोनिया के बाद राहुल आ गए, प्रियंका आ गई। तो विरासत टैक्स का मतलब तो वो पहले उस परिवार पे ख़त्म हो जाना चाहिए था ना। तो ना तो पद में, ना कद में, ना धन में, जो विरासत टैक्स के बारे में कोई जानते ही नहीं है, वैसी बात यहाँ कर रहे हो। तो अपने जिनको जो उनके राजनीतिक गुरु होने का दम्भ भरते हैं, सैम पित्रोदा, वो राहुल गांधी को समझाए ना कि ये सब बातें वो माने। लेकिन इसके आड़ में देश में वो अपना जो नया आभा मंडल फैला करके अपनी झूठ का पुलिंदा परोसना चाहते हैं। जनता सब समझ चुकी है, इसके आड़ में केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं। इसलिए इस बात का सबने खंडन किया और हमने कहा कि अमेरिका के टैक्स अमेरिका को मुबारक। हमारे यहाँ तो पैसा पूंजी जोड़ करके माँ बाप अपने बच्चे के लिए पेट काट करके जाते हैं, सरकार में जमा होने के लिए नहीं होता है। भारत है, भारत जैसी बात करना पड़ेगी। अब अगले चरण के मतदान के बढ़ाने की क्या योजना है? पूरी ताकत के साथ हम लोग पूरे ताकत के साथ लगे और बहुत अच्छा रिजल्ट आएंगे। डॉक्टर मोहन यादव जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बात के लिए भी धन्यवाद कि आपने इतने व्यस्त समय में टाइम निकाल करके हमसे बात की। बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा, अपनी अच्छे ढंग से हमारी बात पहुंचाओगे तो इसका लाभ भाजपा को मिलेगा। बहुत धन्यवाद। नहीं, हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे और दर्शक अपने विवेक से निर्णय लेंगे। मेरी तो बीजेपी की, मेरा आग्रह तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। नमस्कार।